हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपनी यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एजुकेशन में। साथियों, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो विच इज चैप्टर नंबर 3, जो आपका चैप्टर 3 है एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का। वो चैप्टर का नाम है आपका क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या नाम है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो साथियों, ये नया चैप्टर है। सबसे पहले इस चीज को हम पहले जानकारी कर लेते हैं कि ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है तो चर क्या है, यानी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स देखिए, ये वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? चर। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? तो वेरिएबल्स जिनकी जो कोई फिक्स वैल्यू नहीं रहती है, जिनकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं रहती, इसका मतलब है कि नो फिक्स वैल्यू। हम मान लेते हैं एक टर्म में कि नो फिक्स वैल्यू। जैसे मान लो, आप एग्जांपल के तौर पे आप समझिए, जैसे राधा की आयु यक्स वर्ष है। तो यक्स पार्ट में क्या आप बता सकते हो एक निश्चित डाटा है इसमें कि 10 साल की है कि 15 साल की है कि 20 साल की है? नहीं बता सकते ना। तो ये यक्स पार्ट क्या हो गया? आपका वेरिएबल्स हो गया। यक्स हो जाता है, ये वाई हो जाएगा, जेड भी आ जाएगा, है ना, ए बी सी, ये सारे जो डाटा हैं ये सारे क्या हैं? वेरिएबल्स हैं। अच्छा, इसके विपरीत एक और वैल्यू आ जाती है, एक टर्म और आ जाता है जिसको हम बोलते हैं नॉन वेरिएबल्स। वो भी आप समझ लीजिए, ये नॉन वेरिएबल्स। इसको एक टर्म में और बोल देते हैं हम, इसको बोल देते हैं कांस्टेंट, यानी कि अचर। ये क्या होते हैं सर? ये होते हैं, इसमें तो कोई निश्चित वैल्यू नहीं थी, इनकी जो वैल्यू होती है निश्चित होती है, फिक्स होती है। इनकी जो वैल्यू होती है ये फिक्स वैल्यू होती है, फिक्स वैल्यू। जैसे 5 है तो 5 है भाई, 7 है तो है, 8 है तो है, ये सब क्या है? अचर है, अचर पद हो जाते हैं। ठीक है, आपने सीखा अभी तक वेरिएबल जिनकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं रहती, यानी कि नो फिक्स वैल्यू। जैसे राधा की आयु हम मान लेते हैं, माना राधा की आयु यक्स वर्ष है, तो यक्स वर्ष में आपको पहले तो पता नहीं रहती है चीजें, आप बाद में फाइंड आउट करते हैं। जब आपको एक समीकरण, एक इक्वेशन बन जाता है, उस सारी चीजों को आप फाइंड आउट करते हैं। तो इतना सारा कुछ समझ में आया। अब चलते हैं, जो वेरिएबल्स चर अचर हमने सीख लिया, उसके बाद क्या टर्म होता है यहाँ पे? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब आता है ये इक्वेशन की बात आ जाती है। ये पहली चीज है, ये पहला आप डाल दीजिएगा हेडिंग पे तौर पे, आप नोट्स भी बनाते रहिएगा साथियों। तीसरा यहाँ पे जो हेडिंग के तौर पे हो जाएगा आपकी ये इक्वेशन क्या होते हैं सर? ये इक्वेशन क्या होते हैं? आप सिर्फ देखिए यहाँ पे इक्वेशन शब्द में इक्वा है कि नहीं, यानी कि समानता की बात कर रहा है। समानता की बात करेगा तो हम लिखेंगे इसमें स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं, यानी कि समानता की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए आप सिद्ध करते होंगे LHS बराबर RHS लिखते होंगे, तो एक इक्वेशन यहाँ पे हम लिख रहे हैं। जैसे मान लो 2x प्लस ये 3y बराबर क्या है? 12 है। ये एक क्या है? एक इक्वेशन है, यानी कि इसका ये एक समीकरण है। हिंदी में आप हिंदी में भी लिख लीजिएगा, आप समझते रहिए, दोनों लैंग्वेज में एक समीकरण है। समीकरण का कोई ना कोई एक वैल्यू फिक्स रहती है, एक वैल्यू कहीं ना कहीं एक वैल्यू फाइंड आउट होती है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिख देते हैं x प्लस 3 बराबर 0। ये भी एक क्या है, ये भी एक इक्वेशन है।
अभी आगे हम बताएंगे इक्वेशन है तो कौन सा इक्वेशन है, लीनियर है, लीनियर है कि नहीं है, लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं। इक्वेशन आप समझ लीजिए पहले इक्वेशन, जैसे इसका हम मान निकाल लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी, -3 आ जाएगी। आप इक्वेशन पढ़े। अब इसके बाद हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर इक्वेशन क्या होते हैं आप समझिए। यहाँ पे जो लीनियर इक्वेशन ये कैसे होती है, लीनियर इक्वेशन के बारे में हम देखेंगे। ये लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या, कौन इक्वेशन होंगे सब, लीनियर इक्वेशन वे इक्वेशन होंगे जिसमें आप देखिए लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल पार्ट है इसमें, यानी कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल की डिग्री क्या होगी, वेरिएबल की जो डिग्री होगी, जो डिग्री होती है, यानी कि हम घात की बात करते हैं, ये डिग्री का मतलब होता है ये घात। जो वेरिएबल की डिग्री होगी ये वो 1 होगी, हमेशा 1 होगी, यानी कि 1 होगी। जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा था ये x + 3 = 0, x + 3 = 0, तो यहाँ पे देखिए ये वेरिएबल की जो डिग्री है ये 1 है, तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। अब लीनियर इक्वेशन भी कई तरीके के होते हैं, जैसे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स है, लीनियर इक्वेशन है कि नहीं, 1 वेरिएबल्स है, ये 1 वेरिएबल का पार्ट है, ये 1 वेरिएबल्स है। आप देखिए x का एक ही तो वेरिएबल्स पार्ट है, एक ही चर है, तो ये 1 वेरिएबल्स है। यहाँ पे हम समझा देते हैं आपको। ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स है, ये 4th वाला लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। जैसे मान लो हमने लिखा यहाँ पे क्या लिखा है, x + 3, हम दूसरा कोई ले लेते हैं 2x + 5, 2x + 5 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन है। अगर इसके हम स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करते हैं, मानक रूप की बात करते हैं कि कैसे लिखा जाएगा, हर कोई लीनियर इक्वेशन हम ऐसे थोड़ी ना लिख सकते हैं, है ना, x+, तो इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, उस स्टैंडर्ड को आप फॉलो करना पड़ेगा। एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, इसको बोल सकते हो आप जनरल फॉर्म भी बोल सकते हो, जनरल फॉर्म, है ना, आप जनरल फॉर्म भी बोल सकते हो। हिंदी वाले ये लिख लेंगे, इसका जो मानक इसका एक मानक रूप होता है, मानक फॉर्म में होता है, होता है ax + b = 0। इसका एक मानक फॉर्म होता है, मानक रूप होता है कि इस तरीके से आप लिख सकते हो। ये एक जहां पे a और b क्या है, वेयर a एंड b, a जहां पे क्या हो जाएगा आपका, ये a एंड b हो जाएगा आपका, क्या होगा, ये दोनों वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी, ये हो जाएगी वास्तविक संख्या, ठीक है। ये तो वेरिएबल्स है, a और b आपका क्या है, वास्तविक संख्या है। यहाँ पे एक कांस्टेंट है, यहाँ पे जैसे 5 है तो 5 क्या है, एक कांस्टेंट है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल्स, हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अभी 1 वेरिएबल्स हम सीखे, अब 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं। देखिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, यहाँ पे लिखेंगे, लिखते चलेंगे, सारी चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। जो भी आप पढ़िए एकदम बाकायदा, एकदम अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़िए, नोट्स बनाकर लिखिए, ताकि एक बार आप पढ़ लीजिए ना तो दोबारा आप जब आप रिवीजन करो ना तो उतनी मेहनत ना करनी पड़े आपको। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात होगी, ये 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स, तिरछा हो जाता है, थोड़ा सा तिरछा है, 2 वेरिएबल्स, वेरिएबल। इसको हिंदी में लिख लीजिएगा, एक चर राशि में रैखिक समीकरण, एक चर राशि, यहाँ पे इसको लिखेंगे 2 चर,
दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहाँ पे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करेंगे। जैसे मान लो हम लिखते हैं कि ये 2x प्लस वाई बराबर 8 लिख दिए। ये क्या है? ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो वेरिएबल्स है। एक ये वेरिएबल्स है यानी कि चर पद है, एक ये है y, ये भी वेरिएबल्स है। ये क्या है? ये कांस्टेंट है यानी कि अचर है। ये वेरिएबल्स, एक वेरिएबल, ये दो वेरिएबल्स, तो क्या हो गया? टू वेरिएबल्स। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्म होता है, ये जनरल फॉर्म भी आप लिख लीजिए। ये तो लिख चुके होंगे, ठीक है। इसका जो है जनरल फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ये जनरल फॉर्म में होता है। ये जनरल फॉर्म इसका होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। ये एक इसका जनरल फॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए हम आपको बताते हैं, हम मान लेते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। ये 2x प्लस 3y बराबर 12 है। अगर इसमें a की वैल्यू क्या निकालेंगे, जैसे इसके रूप में हम निकालते हैं, तो इसके रूप में पहले लिखना पड़ेगा, है ना। मानक रूप में लिखने पर आप लिखोगे, मानक रूप में लिखने पर आप लिखोगे, ऐसे लिखोगे, तो इसके फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। 2x प्लस ये 3y, ये इस साइड आएगा तो -12 हो जाएगा बराबर 0। a की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? a की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, v की वैल्यू आपकी हो जाएगी 3, है ना, और c की वैल्यू आपकी हो जाएगी -12 हो जाएगी। तो ये आपका निकला a और b। इसका भी जहां a b c, जहां a b एंड c ये क्या है? आर रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं हैं। एक कंडीशन यहां पे और अप्लाई होती है कि जहां a एंड b ये दोनों जीरो नहीं हो सकते। अगर ये जीरो हो जाएंगे तो आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का फॉर्म गलत माना जाएगा, ये गलत हो जाएगा। a और b की वैल्यू कभी भी साथ साथ में जीरो नहीं होगी, दोनों की वैल्यू कुछ ना कुछ जरूर होगी, ठीक है। इतना सारा कुछ समझ में आया आपको? इसके बाद देखो, हमने यहाँ पे क्या बात की? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात की। यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये पेयर पढ़ना है, यानी कि इसी तरह के दो इक्वेशन होंगे, उनमें हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, है ना। इसमें पेयर की बात है, ये एक इक्वेशन है, अब दूसरे इक्वेशन हम पढ़ेंगे। अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हुई? किसी को कोई समस्या हुई? नहीं ना, अच्छी बात है। अब हम सीखेंगे यहाँ पे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अभी तक हमने क्या बात की थी? एक चर की बात की थी। अभी तक हमने दो चर की तो बात की थी, लेकिन ये युग्म की बात नहीं की, हमने पेयर की बात नहीं की थी। अब हम पेयर की बात करेंगे। जैसे इसमें क्या होगा, आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण दो दे दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको ये एक दे दिया जाए 2x प्लस 3y, है ना, बराबर 6 दे दिया जाए आपको। एक 3x प्लस 4y बराबर ये 8 दे दिया जाए। आपसे बोला जाए ये दो चर राशि में हो गए, ये क्या हो गया? ये पेयर में हो गए, अब युग्म इनका बन गया। अभी तक क्या था? युग्म हमने नहीं बताया था। अभी तक हमने ये सिर्फ लिया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, युग्म की बात नहीं की। अब युग्म की बात होगी, तो इसका भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, इसका भी एक जनरल फॉर्म होगा। आप लिख लीजिए जनरल फॉर्म। अभी तक हम क्या लिखते थे यहाँ पे कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, तो यहां भी लिखेंगे ax प्लस by प्लस c बराबर 0। यहाँ पे दो बार लिख लिए स्टैंडर्ड फॉर्म की जगह। अब यहाँ पे हम क्या इंक्लूड कर देंगे अलग से? 1
1 1, ये पहला वाला इक्वेशन का हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 यहाँ पे लिख देंगे 2, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। अगर मान लो हमको यहाँ से वैल्यू a1 की फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे बताइए मुझे। कुछ नहीं करना आपको, इसके जैसे लिखना है, इस इक्वेशन को इसके जैसे लिखना है। कैसे लिखेंगे देखिए, ये पहला वाला इक्वेशन इस प्रकार आप लिखिए, ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा आपका 3y, ये -6 बराबर 0 हो जाएगा। और सेकेंड वाला आपका हो जाएगा ये 3x प्लस 4y, ये हो जाएगा -8 बराबर 0 ये हो जाएगा। अगर यहाँ से a1 a2 b1 b2 c1 c2 का अगर हमको मान फाइंड आउट करना है, मान निकालना है कि इसका हमको मान निकालिए, तो आप कैसे सेम एज वैसे कर दीजिए। a1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे a1 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। a2 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये a2 वाला 3 हो जाएगा। आपको आना चाहिए, क्योंकि आगे अभी दो तरीके हैं इसको निकालने के लिए, एक ग्राफिकल मेथड है, एक अलजेब्रिक मेथड है। दोनों मेथड आपको कराए जाएंगे कि किस प्रकार आपको अप्लाई करने हैं क्वेश्चंस में। यहाँ पे b1 क्या हो जाएगा साथी, b1 हो जाएगा 3 आपका। यहाँ पे b2 क्या हो जाएगा, b2 आपका हो जाएगा 4। यहाँ पे c1 आपका क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा -6 में, ये c1 क्या हो जाएगा, और c2 क्या हो जाएगा आपका, c2 हो जाएगा -8। तो दो कंडीशन यहाँ पे मिलती है कि किसी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए आपको 2 तरीके मिलते हैं ये क्लास 10th में। तो कौन कौन से तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए? 2 तरीके हैं आपको। एक मेथड आपका है, पहला मेथड है आपका ये ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड जिसको बोलेंगे ग्राफी विधि, ग्राफी विधि। और दूसरा कौन सा मेथड है, अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक मेथड, इसको बोलेंगे बीजगणितीय विधि, बीज गणितीय विधि, बीजगणितीय विधि। ठीक है, इसको बोलेंगे बीजगणितीय विधि। ये मेथड हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेथड कैसे सॉल्व करेंगे, इसके 3 तरीके और आगे दिए गए हैं कि इक्वेशन के कौन कौन से तरीके हैं वो भी सीखेंगे। तो पहला हम करते हैं यहाँ पे ग्राफिकल मेथड के बारे में। ग्राफिकल मेथड क्या होते हैं, सारा कुछ आपको सारी कंडीशन में बताऊंगा किस तरीके से होते हैं। दोनों इक्वेशन को हम साथ साथ ले लेते हैं। अलजेब्रिक मेथड भी है, पहले अलजेब्रिक सीख लेते हैं। अलजेब्रिक में 3 फार्मूले आपके दिए, 3 विधियां इसके अंतर्गत आती है जो अलजेब्रिक फार्मूला है। कौन कौन सी, ये हम लिख लेते हैं। अलजेब्रिक, अलजेब्रिक, अलजेब्रिक मेथड में आपके अंदर इसके अंतर्गत 3 मेथड आपको दिए गए हैं। 3 मेथड इसके अंतर्गत आपको पढ़ने हैं, वो सारे क्वेश्चन के माध्यम से हम करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कौन कौन से मेथड है। पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसको हम बोलेंगे प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि। दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, इसको बोलेंगे हिंदी में विलोपन विधि। इसको बोलेंगे हिंदी विलोपन विधि। तीसरा है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सॉरी यहां नीचे लिख देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड।
इसको हिंदी में लिखेंगे वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। इसमें प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि एक वेरिएबल पार्ट को हम एक लेफ्ट साइड से राइट साइड में कर देते हैं, किसी एक पार्ट को एक्स बी को प्रतिस्थापित कर देते हैं या वाई को कर देते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। विलोपन में क्या होता है कि किसी एक वेरिएबल पार्ट को हम विलुप्त कर देते हैं, हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, है ना। दोनों में गुणा करके जो भी कंडीशन रहती है वो सारे क्वेश्चन में हम करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या रहता है, एक एक्स का वाई का जेड का एक पक्ष को हम एक्स वाला पार्ट रिमूव करके छिपा के दोनों पार्ट को हम करते हैं, जो आगे आएगा जो हम बताएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में कैसे तरीके होते हैं वो चीज हम सीखेंगे ग्राफिकल मेथड में। साथियों, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो हम दो लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं, 2x प्लस 3y, है ना, 2x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। एक इक्वेशन और ले लेते हैं, ये हो जाएगा 3x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0। ये दो इक्वेशन हमने ले लिया, इसमें कंडीशन क्या होती है, पहली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में इसमें भी 3 प्रकार के होते हैं। रेखाओं के बारे में दिया गया है, इसमें तो एक रेखाएं के बारे में बात करेंगे तो सरल रेखा होती है। अगर एक इक्वेशन में अगर 2 इक्वेशन आ जाता है तो सरल रेखा मुझे नहीं प्राप्त होगी, मुझे 3 तरीके की रेखाएं प्राप्त होगी। वो 3 तरीके की रेखाओं के बारे में हम यहाँ ज्ञात करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहली कौन सी रेखा होगी, ये जैसे आपको कंडीशन ये मालूम पड़ जाए, आपको यहाँ से आपकी a1 की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पे पहला जो कंडीशन हो जाती है, जैसे a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 आ जाए, नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। वैसे a का मान निकालेंगे, जैसे a का मान हमने निकाला यहाँ पे क्या, a1 बराबर क्या हो जाएगा, a1 बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा, a2 बराबर आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, b1 बराबर क्या हो जाएगा आपका ये 3 और b2 बराबर हो जाएगा आपका 4, है ना। यहाँ पे आपको लिखना है, जैसे मान लो यहाँ पे 2, a1 की वैल्यू 2 है, 2/3, है ना। b1 की वैल्यू क्या है 3 और ये 4 है। तो यहाँ पे क्या है, क्रॉस है, मिलता नहीं है a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 हो, तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी, इसमें 3 कंडीशंस निश्चित हो जाती है, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। 3 कंडीशन, इसकी कंडीशन आप लिख लीजिएगा, सबकी कंडीशन हम लिखवा देंगे। ऐसे इक्वेशन की हो जाती है 3 कंडीशंस। कैसे भाई, पहली तो ये हो जाएगी, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस इसको बोलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे। इसके जो है एक सोल्यूशन होंगे, है ना, इसके जो है यूनिक सोल्यूशन होंगे, यूनिक सोल्यूशन होंगे इसके। और तीसरी एक कंडीशन है इसकी, ये अगर यूनिक इसका कोई एक हल है, हिंदी में भी लिख देते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन जैसे हो गई तो इसको बोलेंगे प्रतिच्छेदित रेखाएं, रेखाएं जो है प्रतिच्छेद करेंगी। कैसे करेंगी, ये हम बनाएंगे एक ग्राफ, यहाँ पे ऐसे सीधा नहीं बना, क्या सीधा बना देते हैं, ये सीधा। यहाँ पे नंबर लाइंस, 2 नंबर लाइंस यहाँ पे हम डिजिट करते हैं, एक को x मानते हैं, यहाँ पे x डैश मानते हैं, ये y मानते हैं, यहाँ पे y डैश मानते हैं। जो भी कंडीशन होगी, अगर हम रेखाओं की बात करेंगे, इसकी कंडीशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक कंडीशन और हो जाती है, इसको बोलते हैं क्या, अद्वितीय सोल्यूशन है। इसका अद्वितीय सोल्यूशन एक सोल्यूशन है ना।
अद्वितीय हल है, केवल एक हल है। इसका मतलब क्या हुआ? केवल एक हल, केवल एक हल, केवल एक हल है। एक कंडीशन और हो जाती है यहाँ पे, जब हल निकल जाता है तो इसको बोलते हैं कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट सोल्यूशन बोलते हैं, कॉन्सिस्टेंट सोल्यूशन बोलते हैं, यानी कि संगत। पूछता है कभी कभी कि ये आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा, उसमें पूछेगा कि संगत है कि असंगत, ये समीकरण संगत है कि असंगत है। आपको बताना है जब आपके पास सोल्यूशन हो जाएंगे, यूनिक सोल्यूशन हो जाएगा या मेनी सोल्यूशन, कई सोल्यूशन हो जाएंगे, तो हम बात करेंगे ये संगत है। ठीक है। अब यहाँ पे रेखाएं कैसे प्रतिच्छेदित करेगी? जैसे एक रेखा ये आपने ऐसे मान लिया, एक रेखा ये जा रही है और एक रेखा ये जा रही है, एक बिंदु पर ये मिलेगी, यहाँ पे मीट करेगी, तो ये क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा आपका प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट। यही है आपका है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना। ये रेखाएं हो जाएगी तो ऐसे मिलाप करेंगी। 3 कंडीशंस बनती है बस। जब दो लीनियर इक्वेशन होंगे, जब दो लीनियर इक्वेशन होंगे तो किसी भी दो रेखाएं की जो 3 कंडीशन बनती है, अभी तक आप जानते होंगे क्लास 9 में पढ़े होंगे कि एक यानी कि रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं। एक समीकरण है, ये एक समीकरण है, इसके कई सारे सॉल्यूशंस थे आपके पास, लेकिन इसमें 3 कंडीशंस बनती है। ठीक है, ये पहला है। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरे की बात करते हैं तो दूसरे की अगर हम बात करें तो जैसे आ जाता है कंडीशन A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। ये कंडीशंस आ जाती है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट। इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन। जब कोइंसिडेंट का मतलब इसमें कई सॉल्यूशन आपके निकल जाते हैं। हम समीकरण एक दूसरा मान लेते हैं, समीकरण जैसे हम दूसरा मान लेते हैं, ये समीकरण को हटा के हम दूसरा कोई समीकरण मान लेते हैं। जैसे मान लो समीकरण भी आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर क्या 0, और हम मान लेते हैं 4x प्लस 6y प्लस 10 बराबर क्या 0। तो यह कंडीशन आप दिखाओगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा? A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2। तो आप मान रख के देखो 2/4 है ना, और 3/6 और 5/10। अगर आप हल करोगे तो 1/2 यहाँ पे आएगा, 1/2 यहाँ पे आएगा, 1/2 यहाँ पे आएगा। तो ये जो रेखाएं हो जाएंगी ना, हमारी संपाती रेखाएं हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हम इसको कहते हैं संपाती, संपाती रेखाएं। अभी हम फिगर बना के आपको दिखा रहे हैं। दूसरी कंडीशन है जब हम संपाती रेखाएं होती हैं तो इसके क्या मेनी सोल्यूशन होते हैं, इनफाइनिटली सोल्यूशन, इनफाइनिटली मेनी सोल्यूशन, मेनी सोल्यूशन। यानी कि यहां बोल देते हैं इसके अनंत हल हैं, अनंत, अनंत हल हैं, अनंत हल। ठीक है साथियों, ये अनंत हल है। जब हल आ जाता है तो हम क्या बोले हैं? ये कॉन्सिस्टेंट इक्वेशन भी होते हैं। कौन सी इक्वेशन? कॉन्सिस्टेंट, कॉन्सिस्टेंट यानी कि संगत। संगत असंगत पूछेगा तो आपको पता तो होगा संगत कौन से होते हैं जिनके हल हैं। एक कंडीशन और बनती है जो समांतर। अच्छा, इसका हम वो इक्वेशन बना देते हैं, इसकी जो रेखाएं बनेगी ये कैसे बनेगी आप देखिए। जैसे आपने ये बनाया, एक x है एक y है, ठीक है, एक x है एक y। अच्छा, यहां बना देते हैं इसको मिटाकर। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी करिएगा अपने दोस्तों में, काफी सारी मेहनत हो जाती है। ठीक है साथियों, यहाँ पे हम इक्वेशन, इसका जो रेखाएं हम बना के दिखा देते हैं।
ये दूसरी कंडीशन की। ये हो जाएगा जैसे आपने माना ये x, ये नंबर लाइंस माना है ना। अभी इसके सोल्यूशन जब निकालेंगे, जब हम एक्सरसाइज हल करेंगे तो सारे सोल्यूशन निकाल के एक सवाल में हम आपको कराएंगे बीजगणितीय रूप क्या होते हैं, है ना, बीजगणितीय रूप क्या होते हैं और ग्राफीय रूप कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, सारे सोल्यूशन निकाल के आपको दिखाया जाएगा। जैसे समपाती रेखाएं होंगी तो क्या होगा, समपाती रेखाएं में क्या होगा, जैसे एक रेखा ऐसे गुजरेगी तो यहाँ पे क्या होगा, कई सारे यहाँ पे बिंदु पाए जाएंगे, कई सारे पॉइंट यहाँ पे इसके हल पाए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये समपाती रेखाएं हैं, समपाती रेखाएं। जब समपाती रेखाएं आएंगी तो इसके कई सलूशन है, कई हल है इसके, है ना, अनेक हल हैं, कई हल, और ये संगत भी होंगे। ये सारा कुछ आप याद करिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर में बहुत बार पूछा जाता है आपके पेपर में, आप भूल जाओगे, नहीं रिपीट करोगे तो बार बार रिवीजन करना। एक कंडीशन और लास्ट में बचती है, वो तीसरी कंडीशन है आपकी। ये तीसरी कंडीशन आपकी बचती है जिसमें इक्वेशन इस तरह आ जाए, a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। इक्वेशन में आपको लिख के दिखाता हूं कैसे। जैसे मान लो 3x प्लस 4y प्लस 9 बराबर 0, 6x प्लस 8y प्लस 8 बराबर 0। यहाँ a1 की वैल्यू क्या होगी, a1/a2 अगर निकालेंगे, b1/b2 c1/c2 अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3/6 4/8 ये हो जाएगा 9/8 इसके रूप में, ये तो 9 इक्वल टू हो जाएगा। ये तो इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 1/2, तो इसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, इसमें 3 रो आपको लिखने पड़ेंगे। कौन सी रेखाएं होंगी, ये तो पहली बार पैरेलल हो जाएगा, एक दूसरे को कभी मीट नहीं करेंगी ये रेखाएं, ये हो जाएगी पैरेलल रेखाएं, पैरेलल लाइंस, यानी कि समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। दूसरी कंडीशन क्या है, इसके सोल्यूशन कौन से होंगे, नो सोल्यूशन, मीट नहीं करेंगी। जब रेखाएं मीट ही नहीं करेंगी तो सोल्यूशन कौन सा होगा, कोई सोल्यूशन नहीं होगा इसका, नो सोल्यूशन, देयर इज नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, SOLUTION सोल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। और एक हो जाएगा इनकॉन्सिस्टेंट, यहां पे हो जाएगा, जब हल नहीं है तो फिर कॉन्सिस्टेंट कहां से होगा, इनकॉन्सिस्टेंट यानी कि असंगत, असंगत की बात हो जाती है, असंगत की बात हो जाती है। नोट कर लीजिए आप। इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो क्या करेंगे, देखिए जैसे ये इक्वेशन बनेगा, ये x और y जैसे मान लेते हैं, ये x है, ये x दैट y दैट, तो रेखाएं कैसे गुजरेंगी, रेखाएं ऐसे गुजर जाएंगी, ऐसे भी गुजर जाएंगी, है ना, ये पैरेलल, तो दोनों कहीं से मीट नहीं करेंगी, एक दूसरे को कहीं मिलेगी नहीं, जब मिलेगी नहीं तो सोल्यूशन नहीं होगा, तो असंगत होगा, है ना, पैरेलल रेखाएं होंगी। इस तरह के कंडीशन में, इस तरह के कंडीशन में मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, ठीक है। ये सारा इंट्रोडक्शन रहा, हम चलते हैं अगले जब एक्सरसाइज पे आएंगे, इसके बाद जो हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पार्ट किया। किसी को कहीं दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप पूछिए जरूर, कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में,
जो भी आपकी डाउट है, जो परेशानी है, जो दिक्कत है, वो सारी सॉल्व की जाएगी प्लीज, है ना। लाइक करिएगा वीडियो को, शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों में, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।